चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वोदय परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग एक नया टॉपिक जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान संख्या कितना है, जैव मंडल आरक्षित कितने क्षेत्र कितने हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं। आज हम लोग इनकी चर्चा किया जाए। तो चलिए देखा जाए। तो देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अभी हम लोग इनका क्या करेंगे, एक एक विधिवत करके क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या है। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनल पार्क बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं नेशनल पार्क, और इसे क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। एक हम आपको मोटे मोटे लाइन समझा देते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है, बात समझिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक विशेष जीव को संरक्षित नहीं किया जाता है। किसी एक विशेष जीव नहीं होंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी एक विशेष प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, विशेष प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कह सकते हैं आप में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, साथ में और वहाँ की जो जनजातियां होती हैं, वहाँ के जो निवास करते होते हैं, उनको भी संरक्षण किया जाता है। उसे बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित। तो सबसे बड़ा क्षेत्र बात किया जाए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो देखिएगा जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वह जैव मंडल आरक्षित कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य मिलकर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाते हैं। तो पूछा जाए भारत में वर्तमान समय में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में 18 है। कितना है, वर्तमान में 18 है। ठीक है, फिर बात किया जाए बताइए राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 5 है, 105 है। देखिएगा 2014 के अनुसार लगभग कह सकते थे आपके 103 थी, और असम में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान और बढ़ गए हैं। अभी हम बताएंगे, रायमोना और एक और है दिहांग पटकाई। तो जो आपकी राष्ट्रीय उद्यान संख्या और बढ़ गई, तो टोटल आपके 105 है राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, इसकी संख्या 543 थी, लेकिन एक और बढ़ गया, अब हो गया क्या, 544। भारत में 544 हैं और जैव मंडल 18 हैं, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 105 है। बात समझ में आया नहीं? तो चलिए देखा जाए। पहले बात करते हैं वन्यजीव का अर्थ क्या होता है। वन्यजीव मतलब है क्या, वन मतलब क्या, प्रत्येक प्रकार के पादप व जंतु से जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जो जंतु, उसे बोलते हैं क्या, वन्यजीव, जो कि जंगल में रहते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बात समझ आए, वन्यजीव होते क्या है। फिर आगे हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ बात करते हैं वन्यजीव के संरक्षण व प्रबंधन कार्यों के लिए। वन्यजीव के संरक्षण मतलब जीवों की सुरक्षा के लिए, पेड़ पौधों या जंतुओं की सुरक्षा के लिए संपूर्ण देश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को स्थापना की गई। मतलब वन जीवों की सुरक्षा के लिए, कि जीवों को सुरक्षा करने के लिए, मतलब जीव समाप्त हो रहे हैं, अगर इसी तरह समाप्त हो जाएंगे तो सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किया है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत जब हम किसी क्षेत्रीय प्राकृतिक इकाई में किसी विशेष जाति या प्रजातियों के वन्यजीव को संरक्षित किया जाता है, किसी विशेष जाति को संरक्षित किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, सेंचुरी। तो देखिए इसी बात करते हैं। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें कह सकते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें कई सारे आज के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पेड़ पौधे, जीव जंतु और साथ में वहां पाई जाने जो जनजातियां होती हैं, उनका भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर बात समझिएगा। यहाँ प्रश्न बनता है क्या, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो क्या है, उसे बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ बोलते हैं वन्यजीव। जो वन्यजीव जो अभ्यारण्य है या वन्यजीव जो अभ्यारण्य सेंचुरी है, इसमें किसी भी एक विशेष जाति को, जैसे देखिएगा किसी विशेष हाथी को या कह सकते गैंडे को, किसी विशेष जाति को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो बात समझ में आया नहीं?
ठीक, तो जैव मंडल आरक्षित। फिर इसके हम लोग आगे की बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, जब किसी जीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जब किसी जीव के प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जब विशेष प्राकृतिक इकाई के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोलॉजी सिस्टम को संरक्षित किया जाता है तो उसे जैव मंडल आरक्षित कहते हैं। मतलब उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और वहां के पाए जाने वाले कह सकते हैं जनजातियों को भी संरक्षित किया जाता है, उनको भी बचाया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो बात को समझ में आया नहीं, तो ये आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा भारत में 15 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी? 103 थी। कब? मतलब 15 दिसंबर 2000 तक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 103 थी, लेकिन अब 2 और बढ़ गए हैं। तो देखिएगा असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिनके नाम हैं, एक दिहांग राष्ट्रीय उद्यान है, एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये अभी हाल ही में इसको मान्यता प्राप्त हो गई। तो लेकिन अब बात किया जाए वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वह है आपकी 105 है। 105, इसको नोट करिए, हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। पेज कंटिन्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, बात समझिएगा। अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वन जीव अभ्यारण्य में हम लोग क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं क्या, यहां लिखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब यहां हम लिखेंगे क्या, यहां हम लोग लिखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है। तो बात समझिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है या राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी क्या कहते हैं कोई भी पर्यटक को अनुमति नहीं होती है, बिना इजाजत किसमें नहीं जा सकता है, इसमें। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई भी पर्यटक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पर्यटक ऐसे जा सकता है और जाने के बाद, अगर अनुमति लेने के बाद ये जब जाता है और जाने के बाद समझिएगा, जाता है और जाने के बाद वह पर्यटक वहां पे क्या करता है, कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं कर सकता। मतलब वहां के पेड़ पौधों को नहीं तोड़ सकता, वहां की पत्तियों को नुकसान नहीं कर सकता, वहां की लकड़ियों को नहीं ला सकता, तो कोई कहते मानवीय गतिविधि नहीं कर सकता। लेकिन जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है इसमें मानवीय गतिविधि क्या हो सकती, कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मानवीय गतिविधि नहीं कर सकता, मानवीय गतिविधि नहीं कर सकता। मानवीय गतिविधि क्या करता है, नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या है, मानवीय गतिविधि कर सकता है। ठीक, ये आपका पॉइंट। फिर बात समझिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक विशेष जानवरों के लिए राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना सकते। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाता है। ठीक, अब इसमें समझिएगा अंतर क्या है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो,
आपकी चाहे कह सकते हैं आपकी हाथी हो, घोड़ा, कुछ भी हो, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो वन्यजीव अभयारण्य होता है ये किसी विशेष जानवर के लिए संरक्षित किया जाता है, विशेष जानवर के लिए, विशेष जानवर के लिए, विशेष जानवर के लिए संरक्षित किया जाता है। विशेष जानवर के लिए क्या कहता है? संरक्षित किया जाता है। ठीक, विशेष जानवरों के लिए क्या कहता है? संरक्षित किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान और क्या, राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके एक केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार इसे देखती है, केंद्र सरकार, और ये आपकी राज्य सरकार, ये इसको राज्य सरकार देखती है। और बात समझिएगा, इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जो जीव होते हैं काफी संरक्षित होते हैं, मतलब काफी सेफ होते हैं, जीव काफी सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। बात समझ आया नहीं? क्योंकि सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसे आप बिना इजाजत के इसमें आप नहीं प्रवेश कर सकते, और इसका जो रूल होता है बहुत ही टफ होता है, बहुत ही कठिन होता है, मतलब आप कर सकते ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकते बिना अनुमति के। और इसमें देखिएगा, इसमें जो काफी सुरक्षित नहीं, मतलब काफी कह सकते जो सुरक्षित नहीं होते, कोई इसमें क्या होता है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें बाउंड्री फिक्स होती है, मतलब दीवारें होती है, बाउंड्री क्या होती है, फिक्स होती है, इसमें बाउंड्री फिक्स होती है, मतलब दीवारें घेरी होती है, लेकिन इसमें बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, फिक्स नहीं होती। इसमें जो क्या होता है, कम सुरक्षित रहते हैं, और इसमें क्या होता है, रूल ज्यादा खास नहीं होता, इसमें रूल टफ होता है। बात समझ में आया नहीं? और बात समझिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में नहीं बदला जा सकता। राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में, वन्यजीव अभयारण्य में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। लेकिन जो वन्यजीव अभयारण्य है, जो वन्यजीव अभयारण्य होता है, इसको क्या क्या जाता है, बदला जा सकता है, क्योंकि क्षेत्र काफी छोटा होता है। इसको क्या करते, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिक्स बाउंड्री करके उसको घेर के इसको बदला जा सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आया नहीं? अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, अगर कोई भी प्रवेश करेगा तो वहां से लकड़ियां नहीं ला सकता, वहां से लकड़ियां नहीं ला सकता, वहां से फल से नहीं ला सकता, विभिन्न प्रकार की सामग्री नहीं ला सकता। तो कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में किसी विशेष को लकड़ी
लकड़ी और फल, लकड़ी और फल लाने की अनुमति नहीं होती, अनुमति नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है। बात समझ आ रही है? लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें अनुमति होती है। आप जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, रहने के बाद क्या करते हैं, वहां पे लकड़ियां अपने घर के लिए या कह सकते हैं आपके क्या इसके लिए ला सकते हैं, होती है। और बात समझिएगा, नेशनल पार्क में फिक्स बाउंड्री होती तो क्या होता है, जीवों पशुओं के जैसे खुले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाउंड्री होती जीव जा नहीं पाएंगे और क्या हो जाए संरक्षित, मतलब वहां पे क्या करेंगे, वहां पे चर नहीं पाते, तो चारागाह के लिए इसको अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, जीव चले जाते हैं और आराम से क्या करते हैं, वहां घास फूस खाते हैं, मतलब चारागाह के लिए ये उपयुक्त हो सकता है, चारागाह के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो नहीं बात समझ आ रही थी, तो नोट करिएगा, हम लोग आगे इसकी बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वर्तमान में 105 है, वर्तमान में कितना 105 है, और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है वर्तमान में 544। ठीक, फिर प्रश्न ये बनता है, बताइएगा सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन से बना, बताइए सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना, शायद आपको पता होगा सबसे पहला कौन सा बना, बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना। अब देखिएगा ये कब बना, यह बना आपके 1936 में बना, 1936 में बना, ठीक है। और बात समझिएगा इसके बारे में, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इसका पुराना नाम क्या है बताइए, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, जिसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पे है, ये आपकी उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। बात समझ में आने, चलिए इसको नोट करिएगा। सबसे पहले भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में की गई। इससे पहले किस नाम से जाना जाता है, हेली नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, आपके उत्तराखंड में है, ठीक। चलिए फिर आगे बात करते हैं, इसको नोट करिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं आपके वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है मेनाब, मेनाब राष्ट्रीय, मेनाब वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1987 में की गई, इसकी स्थापना 1987 में की गई, जो कहाँ है, ये आपके सिक्किम है, सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य में। बात समझ आया नहीं, सिक्किम राज्य में, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। चलिए, अभी मैंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कितने हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र है आपके वर्तमान में 18, पहले 17 थे अब 18 हो गए। ठीक है, अब यहां से बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया, तो हम लिख सकते हैं भारत में जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम 1986 से स्टार्ट किया गया। जैव मंडल आरक्षित से जो कार्यक्रम है कब किया गया? 1986 में प्रारंभ। फिर प्रश्न होता, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। जो नीलगिरी पहाड़ी पे है, नीलगिरी, एक मिनट, नीलगिरी अभ्यारण्य है। और जो नीलगिरी अभ्यारण्य भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये जो रिजर्व है ये आपके 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ किया गया था, ये बनाया गया था। और बात समझिएगा, 1 अगस्त 1986 को बनाया गया था। नीलगिरी जो पहाड़ी होती है ये भारत के लगभग 3 राज्यों में है, पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक है, अगला पॉइंट बात करते हैं आपकी। तो बताइएगा बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना मतलब कब हुई? 1986 में। और इसमें बात समझिएगा, जो जैव मंडल भारत का सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है, जो आपके भारत में आपके कौन से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में क्या हुई है? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं उसके। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। चलिए, सबसे
छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए वह कौन सा होता है, बताइएगा। सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सखोया, डिब्रू सखोया, डिब्रू सखोया जो असम में है, जो असम में। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें 3 क्षेत्र बनाए गए हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 क्षेत्र बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं हम लोग बात करेंगे। एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जो होता है, कोर जोन होता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लिया जाए। एक मिनट, यहां लिख देते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं। में कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से, तो हम लोग बना देते हैं पहले। चलिए तो देखिएगा 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे ये वाला अंदर वाला, उसके बाद फिर ये वाला होता है। ठीक, तो देखिएगा इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या? कोर क्षेत्र। इसे कोर बोला जाता है, इसे कोर बोला जाता है। और इसे बोलते हैं बफर, इसे बोलते हैं क्या? बफर। और कह सकते हैं आपके इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, इसे ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। इसे कोर जोन, कोर जोन बोलते हैं। इसे बोलते हैं बायोस्फीयर, इसे बोलते हैं बफर जोन, बफर जोन बोलते हैं। और इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। इसे हिंदी बोलते हैं क्या? संक्रमण, संक्रमण क्षेत्र, क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, ये कोर जोन है, इसे कोर क्षेत्र बोलते हैं। इसे बोलते हैं बफर, बफर क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र होते हैं बायोस्फीयर के, 3 क्षेत्र होते हैं। चलिए इसको बना लीजिएगा, फिर हम उसको एक एक करके समझा देते हैं। तो चलिए देखिए जाए, तो जो आपका ट्रांजिशन जो होता है, ये आपका जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं, एक कोर जोन, एक बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। जो संक्रमण क्षेत्र है, जो संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण मतलब ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? इसमें भी कोई भी मानव क्या करता है? जा सकता है, वहां रह सकता है, और वहां पे विकास के लिए फैक्ट्रियां भी गाड़ सकता है। कहां पे? ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में मोटे मोटे समझिएगा, ट्रांजिशन जोन में क्या होता है? ट्रांजिशन जोन में मानवीय गतिविधि आप कर सकते हैं, मानवीय गतिविधि क्या करते हैं आप? कुछ हद तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मानवीय गतिविधि आराम से कर सकते, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग बफर जोन में जाएंगे, ये वाले क्षेत्र में जाते हैं, जैसे ही बफर क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें क्या होता है? कुछ न कुछ क्या हो सकती है?
कुछ आपकी कह सकते हैं वहां पे नियम होते हैं, कानून होते हैं, रूल होते हैं, उसके अनुसार आपको क्या होगा, एक्टिविटी करनी होगी, अपने आप कुछ ऐसे नहीं कर सकते। तो देखिएगा बफर जोन क्या होता है, यहाँ पे पर्यटक आ जा सकते हैं, पर्यटक आ जा सकते हैं, कुछ हद तक क्या करते हैं वहां रह भी सकते, रिसर्च कर सकते हैं, ये आपका क्षेत्र होता है। ठीक है, एजुकेशन के पर्पज में इसी बफर जोन का उपयोग होता है, एजुकेशन के पर्पज में इसी बफर जोन का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो पर्यटक आ जा सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। लेकिन जो कोर जोन होता है, ये कोर जोन में किस क्षेत्र में मानवीय गतिविधि या किसी भी आवास या आप लोग नहीं रह सकते, कोई जल्दी जा नहीं सकता, वहां के जो कर्मचारी होते हैं सिर्फ उसी के लिए वो क्षेत्र बनाया हुआ था है। सबसे कह सकते हैं क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन एक चीज बता देते हैं, रिसर्च के लिए चलिए तो देखिएगा रिसर्च के लिए बात करते हैं। रिसर्च के लिए दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वह कौन सा है, एक बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। बफर जोन, ट्रांजिशन जोन क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री या कुछ भी काम होते हैं क्या करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और बात की जाए बफर जोन में क्या होते हैं, ट्रांजिशन जोन मतलब कह सकते हैं आपके बफर मतलब पर्यटक जा सकते हैं, पर्यटक सिर्फ दो ही में जा सकते हैं, एक कह सकते हैं बफर जोन में जा सकता है, ट्रांजिशन कोर जोन में जा सकता है। तो ये आपके जमडा आरक्षित क्षेत्र है। अब देखिए कि टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए हम लोग क्लास में ही रोकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है हम लोग क्या करते हैं, लाइव आपका मंगलवार को 5 बजे आपका लाइव क्लास रहेगा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए धन्यवाद।